Hello everyone, I am Deepa and you are watching Lawpatra YouTube channel. Today we are going to discuss about an important case, that is Rylance versus Fletcher. What actually happened in this case is that there was a person named Ryland who was the owner of mill and another person named Fletcher who was the owner of coal mines. Ryland wanted to construct the reservoir in his mill to improve the water supply. So he appointed the independent contractor and engineer to complete the construction. When the construction of reservoir was completed, the water was filled into the reservoir and the water actually flowed into the coal mine of plaintiff. This caused a huge loss to the plaintiff. So he sued the defendant for the compensation. तो क्या हुआ था, जो रायलेंड्स थे जो कि मिल के ओनर थे, उनको बनाना था रिजर्वायर यानी कि वाटर स्टोर करने के लिए एक टैंक टाइप, मतलब उनको वाटर स्टोर करना था उनका वाटर सप्लाई इम्प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने अपॉइंट किया इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वायर बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। तो अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उन्होंने निगलेक्ट कर दिया कि कुछ शाफ्ट थे जो कि फ्लेचर यानी कि जो प्लेंटिफ है उनके कोल माइन से कनेक्टेड थे, कुछ शाफ्ट थे जिसमें कि लीकेज था। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, उसको निगलेक्ट कर दिया और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो जैसे ही रिजर्वायर में पानी को भरा गया, वाटर को जैसे ही उसमें डाला गया, तो हुआ क्या, जो पानी था वो एक्चुअली फ्लो हो गया, यानी कि वो जो वाटर था पूरा वो कोल माइंस में, प्लेंटिफ की जो कोल माइंस थी उसमें फ्लो हो गया। तो इससे क्या हुआ, कोल माइंस जो थी फ्लेचर की वो बस्ट हो गई और इससे फ्लेचर को बहुत बड़ा लॉस हुआ। सो फ्लेचर ने स्यू किया रायलैंड को कंपनसेशन के लिए। तो रायलैंड ने क्या कहा कोर्ट में कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमने तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था। तो यहाँ पे जो नेग्लिजेंस थी वो ऑन द पार्ट ऑफ रायलैंड देयर वाज नो नेग्लिजेंस, in fact there was negligence on the part of independent contractor. Independent contractor has actually neglected the leakage in the shaft and completed the construction with negligence. सो यहाँ पे जो डिपेंडेंट है यानी कि जो रायलैंड्स हैं उनकी तो कोई नेग्लिजेंट नहीं थी, बट फिर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डिपेंडेंट को यानी कि रायलैंड को लाइबल किया। हियर द डिपेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल। So here originated an important rule, or we can say doctrine, that is doctrine of strict liability. डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट इस केस से यानी कि रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर से ओरिजिनेट होता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन अपने प्रीमाइसेस में कोई डेंजरस थिंग्स को एक्यूमुलेट करता है एंड दैट डेंजरस थिंग इज लाइकली टू एस्केप फ्रॉम द प्रीमाइसेस, देन द पर्सन हु accumulates such dangerous thing is liable when the damage is caused, irrespective of the fact that he is negligent or not, irrespective of the fact that he is careless or not. यानी कि अगर कोई पर्सन अपने प्रीमाइसेस में कोई डेंजरस थिंग्स या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल नहीं है, जिसका यूज़ नॉन नेचुरल है, अगर ऐसी थिंग वो अपने प्रीमाइसेस में एक्यूमुलेट करता है एंड अगर वो चीज़ एस्केप हो जाती है एंड किसी और को उससे अगर कोई डैमेज होता है, दैन सच पर्सन इज़ लाइबल इवन दो देयर इज़ नो डिफॉल्ट ऑन हिज पार्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, लाइक नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड। यहाँ पे हमने इस केस में देखा रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में जो रिजर्वायर था वो एक नॉन नेचुरल था। जैसे कि अगर हम वाटर का यूज़ हमारे कंजम्पशन के लिए या किसी डे टू डे एक्टिविटी के लिए अगर करते, अगर कोई नेचुरल यूज़ होता
तो इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कंसेप्ट में वो नहीं आता, बट यहाँ जो रिजर्वायर था वो एक नॉन नेचुरल यूज़ था, तो यहाँ पे वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में आया। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शंस में क्या क्या आता है, नेचुरल यूज़ हो गया, कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, यानी कि अगर प्लेंटिफ ने कंसेंट दे दी है कि अगर कुछ कंस्ट्रक्ट करने की या कुछ किसी भी चीज़ की उसने कंसेंट दे दी है, तो देन बाद में वो स्यू नहीं कर सकता। अगर डिफ़ॉल्ट है प्लेंटिफ के पार्ट में ही, तो भी वो स्यू नहीं कर सकता। एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस टाइप से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के, जो कि हम तब देखेंगे जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिटेल में करेंगे। अभी इस केस को समझते हैं एक बार फिर कि क्या हुआ। केस में एक्चुअली क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट था यानी कि जो रायलैंड थे, वो उन्होंने रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट किया थ्रू एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे जो नेग्लिजेंट थी वो किसकी थी, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की थी, ना कि डिफेंडेंट की। बट हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड द डिफेंडेंट लायबल बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हमने देखा रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर का केस, और इस केस से, ये केस 1968 का है, और इसी केस से ये जो इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी, इसका ओरिजिनेशन हुआ था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, यानी कि 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो कि हैं कि फर्स्ट है डेंजरस थिंग, कोई डेंजरस थिंग एक्यूमुलेट कर रहा है पर्सन। सेकेंड, द थिंग इज़ लाइकली टू एस्केप, मतलब वो एस्केप होने की चांसेस है, वो हो सकती है। एंड थर्ड है कि लायबिलिटी, प्राइमा फेसी लायबिलिटी है डिपेंडेंट की, चाहे वो नेग्लिजेंट हो या ना हो, ही विल बी लायबल। तो इस केस से कंपेयर करते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को। यहाँ पे भले ही कोई डेंजरस थिंग नहीं है, बट जो रिजर्वायर है यहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं नॉन नेचुरल थिंग की वजह से। उसका जो यूज़ है वो नॉन नेचुरल यूज़ है। अगर वो उसका रिजर्वायर का यूज़ नेचुरल यूज़ होता है, यानी कि किसी कंजम्पशन या किसी डे टू डे यूज़ के लिए होता, तो यहाँ वो नहीं आता, बट वो नॉन नेचुरल यूज़ है, इसलिए उसको यहाँ पे डेंजरस थिंग में कंसिडर करेंगे वो। एंड सेकेंड, दैट इज़ लाइकली टू एस्केप, यहाँ पे जो वाटर था उसको अपनी लिमिट्स में रहना था, बट वाटर जो था वो एस्केप हो गया। एंड थर्ड कि जो फ्लेचर था यानी कि जो प्लेंटिव था, उनका ह्यूज लॉस हुआ यहाँ पे। तो इसीलिए जो डिफेंडेंट है यानी कि जो रायलैंड है, वो यहाँ पे लायबल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उनको लायबल कहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ नेग्लिजेंट और नॉट। भले ही यहाँ पे मिस्टेक जो थी वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की थी, बट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उन्होंने यहाँ पे डिपेंडेंट को लायबल ठहराया। सो वी कंक्लूड दैट जनरली द पर्सन इज लायबल इफ ही इज नेग्लिजेंट and if damage is caused by his negligence, but under the rule of strict liability a person is liable even though he is not negligent and there is no carelessness or negligence on his part. So I hope आप सबको ये रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।